हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टैली में अपनी कंपनी को कैसे क्रिएट करना होता है। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टैली में आपको क्या क्या मैंने अभी तक सिखाया। सबसे पहले डाउनलोड करना सिखाया, फिर इंस्टॉल करना सिखाया, फिर टैली में आपको कंपनी क्रिएट करना सिखाया। जब आपकी टैली में कंपनी क्रिएट हो जाती है, उसके बाद जो आपको काम करना होता है वो दो में से कोई एक काम पहले करना होता है। या तो आप लेजर्स बनाएंगे टैली में सबसे पहले, या स्टॉक आइटम्स बनाएंगे। अगर आप स्टॉक्स में डील कर रहे हैं, यानी आप बिजनेस वैसा कर रहे हैं जिसमें आप गुड्स में डील कर रहे हैं, तो उस केस में आपको स्टॉक्स बनाने होंगे। अगर आप सर्विस में डील करते हैं तब आपको स्टॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो लेजर पहले बना सकते हैं, आप चाहें तो स्टॉक्स पहले बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अकाउंटिंग करते करते स्टॉक्स या लेजर्स बनाते हैं, यानी एंट्री करते करते ये सारी चीजें करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे आपको स्टॉक कैसे बनाया जाता है, लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें सिखानी है, तो मैं आपको यहीं से स्टार्ट करता हूं कि सबसे पहले आपकी जब कंपनी बन जाती है तो उसके बाद या तो स्टॉक या लेजर्स दोनों में से कोई भी एक चीज बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक कैसे बनाया जाता है टैली में, यानी जो आपके पास आइटम्स हैं जो आप बेचते हैं उसे आप टैली में कैसे फीड करेंगे। स्टॉक बनाने का मतलब यही होता है। फ्रेंड्स, जब आप टैली में अपनी कंपनी बना लेंगे, और अगर आपकी एक ही कंपनी है जो आपने बनाई है, तो उस केस में क्या है, जैसे ही आप टैली को ओपन करेंगे आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी लिख कर आ रहा है, जय सैनिटेशन। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो आपको लिख कर आ रहा है। ठीक है, और नो वाउचर एंटर्ड, इसका मतलब क्या है कि अभी तक आपने इसके अंदर कोई भी चीज नहीं डाली है, यानी कोई भी डेटा आपने एंटर नहीं किया है, ये आपकी न्यू कंपनी है। इसके बाद आपका करंट पीरियड आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 1 अप्रैल से आपका ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। आज जो 1 अप्रैल यहाँ पर करंट डेट दिख रही है वो इसलिए दिख रही है, जबकि आज की जो डेट है वो है 3/7/2021। करंट डेट इसलिए दिख रही है क्योंकि आपने टैली के अंदर कोई भी अकाउंटिंग नहीं की है। अभी ये जो डेटा बना है, न्यू कंपनी बनी है, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एंट्री नहीं की गई है। इसीलिए आपको जो फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है वो दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आपने कोई भी एंट्री कर दी किसी भी डेट को, मानकर चलिए मैं आने वाली डेट जो है 10 अक्टूबर 20 अक्टूबर, उस डेट की कोई भी एक एंट्री कर दूं टैली के अंदर, तो करंट डेट हमें यहाँ पर वही दिखाई जाएगी जो लास्ट डेट होगी। जो लास्ट डेट होगी एंट्री की वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ भी क्रिएट करना है टैली के अंदर तो आपको क्रिएट के अंदर जाना होगा। सिंपली आपको ये याद रखना है, क्रिएट के अंदर जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टॉक आइटम के अंदर जाना है। यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर आपको कई सारी चीजें मिल रही हैं, जैसे स्टॉक ग्रुप मिल रहा है, लेजर्स कैटेगरी मिल रही है, आइटम मिल रहा है, यूनिट मिल रही है, गोडाउन मिल रहा है। ठीक है, ग्रुप का क्या मतलब है? ऐसे तो ग्रुप में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान कर चलिए कि आप लैपटॉप्स बेच रहे हैं, आप डेल का लैपटॉप भी बेच रहे हैं, एचपी का भी बेच रहे हैं, और लेनोवो का भी बेच रहे हैं। और इसके अंदर भी मॉडल्स होते हैं, पेविलियन हो गया, स्लिक बुक हो गया, इसके अलावा 18 इंच का लैपटॉप हो गया, 15 इंच का हो गया, या कुछ उसमें मॉडल्स होते हैं। इस तरीके से अलग अलग आपकी वैरायटी या कैटेगरी के आइटम्स हैं। तो जो लैपटॉप है ये आपका ग्रुप हो गया। बात समझिएगा, लैपटॉप आपका ग्रुप हो गया। और जो एचपी, लेनोवो, डेल है, ये आपका कैटेगरी हो गई। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं, तो जो लैपटॉप्स है वो आपका ग्रुप हो गया, और जो एचपी, लेनोवो और डेल है ये आपका सब ग्रुप हो गया। हम सब ग्रुप भी बना सकते हैं। इसके बाद अगर कैटेगरी की बात करें तो 15 इंच 16 इंच के जो लैपटॉप्स हैं वो हमारी कैटेगरी हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्रुप्स है, कैटेगरी है, स्टॉक आइटम्स है, ये जो है ना, टैली ने तो दे दी है, लेकिन सब पर्सन जो भी अकाउंटिंग करते हैं अपने बिजनेस की नीड के अनुसार, अपनी काम की सहूलियत के अनुसार, अपने हिसाब से यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया या जो आप कर रहे हैं वैसा ही सारे लोग कर रहे होंगे। ऐसी कोई मतलब नेसेसरी नहीं है कि मतलब जो मैं बता रहा हूं कि वही होना है। आप चाहें तो अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी सपोज कीजिए, सबसे पहले मैं ग्रुप की ही बात कर लेता हूं। अगर मैं लैपटॉप बेच रहा हूं तो मेरा लैपटॉप का ग्रुप होगा लैपटॉप। ठीक है, यहां पर ये प्राइमरी है क्योंकि इससे ऊपर कोई ग्रुप नहीं है। लैपटॉप, लैपटॉप के नीचे सब आएगा, जो भी ब्रांड है वो नीचे आएगी, फिर उसके अंदर जो भी उसके साइजेस है वो नीचे आएंगे, जो भी उसकी कैटेगरी है वो सारी चीजें नीचे आएंगी। लैपटॉप सबसे मेन ग्रुप है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, लैपटॉप लिखेंगे और यहाँ पर शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड यस करेंगे। इसका क्या मतलब होता है हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ऐसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि आप जो इसके अंदर जीएसटी डिटेल्स या एचएसएन कोड डाल देंगे, अगर आप आइटम के अंदर जो इसके अंदर आइटम बनाएंगे अगर उनके भी सेम एचएसएन कोड और जीएसटी रेट है, वहां पर अगर आप नहीं डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने इसके अंदर डाल रखा है। बात समझिएगा, अगर लैपटॉप के अंदर 20 आइटम है, ठीक है, तो अगर आप यहां पर नहीं डालते हैं तो आपको हर एक आइटम के अंदर उसका एचएसएन कोड और जीएसटी रेट डालना पड़ेगा। लेकिन अगर सबके सेम एचएसएन कोड और जीएसटी रेट है जो आपके आइटम्स इसके अंदर आएंगे, तो अगर आप यहीं पर डाल देते हैं तो आपको वहां पर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अलग भी है, मानकर चलिए यहाँ पर आपने एचएसएन कोड और जीएसटी रेट डाल दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे आइटम है जिनके जीएसटी रेट और एचएसएन कोड अलग है, तो वो आप चाहें तो आइटम बनाते वक्त भी चेंज कर सकते हैं। बाकी जो और आइटम है जिसके आपने डाले हैं उसमें आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने यहाँ पर डाल दिया है तो। फिलहाल अभी हम इसे नो रखते हैं, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते हैं। लैपटॉप का ग्रुप बन गया। अब हमें क्या करना है, हम इसके अंदर ब्रांड बेच रहे हैं एचपी, लेनोवो, डेल, तो अब हमें क्या करना है, सब ग्रुप बनाना है। एचपी लिखा मैंने, यहाँ पर लैपटॉप है, इसे ले लिया क्योंकि लैपटॉप मेन ग्रुप है। फिर इस ऑप्शन को यस रखा, एक्सेप्ट कर लिया। फिर डेल ले लिया, फिर लैपटॉप ले लिया। यानी डेल, एचपी, लेनोवो, ये सारी चीजें लैपटॉप के अंदर आती है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इनका क्या बेनिफिट होगा हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, क्यों ऐसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें समझेंगे। आप चाहें तो सिंपली बना सकते हैं, बहुत से लोग ग्रुप बनाते भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि ग्रुप बनाना है। बहुत से लोग अपने बिजनेस में ग्रुप का यूज ही नहीं करते हैं, कैटेगरी का यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, ठीक। फ्रेंड्स, अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं, और दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम आइटम भी कोई दूसरा लेंगे। सपोज कीजिए टीवी। टीवी टीवी के अंदर सारे ब्रांड आएंगे, उसी के अंदर सारी साइजेस आएंगी, उसी के अंदर सारे मॉडल्स आएंगे, तो मेन ग्रुप क्या हो गया, टीवी। टीवी का मैंने ग्रुप बनाया, प्राइमरी रखा और यहाँ पर इस ऑप्शन यस कर लिया। अब देखिए, अब जो है मैं सब ग्रुप नहीं बनाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, कैटेगरी बनाऊंगा। जैसे अभी मैंने लैपटॉप के केस में क्या बनाया, एचपी का सब ग्रुप बनाया। अब मैं क्या करूंगा, वो जो ब्रांड है उसे मैं कैटेगरी में रखना चाहता हूँ। क्या मैंने फ्रेंड्स बोला कि सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे लोग काम करते हैं टैली के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कैटेगरी के अंदर मैं ब्रांड का नाम डाल रहा हूँ। जैसे मानकर चलिए वीडियोकॉन की टीवी है, उसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, इस कैटेगरी में डाल रहा हूँ। डाल दिया। अब इसके बाद मानकर चलिए कौन सी है, सैमसंग है, इसे भी मैंने कैटेगरी के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, मुझे इंचेस डालने हैं, 15 इंच, 16 इंच, 20 इंच, 30 इंच, जो भी है साइजेस। अब मानकर चलिए 24 इंच की टीवी है, ठीक है। अब ये सैमसंग के अंदर है, ये मैंने डाल दी। अब 32 इंच की टीवी है, वो मानकर चलिए वीडियोकॉन के अंदर है, ये मैंने डाल दी। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इसमें और भी कैटेगरी होती है, ये तो मैंने अभी आपको दो या तीन बताई। किसी किसी आइटम्स में ऐसी कैटेगरी होती है कि 10-10 कैटेगरीज होती हैं। अब उसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए कि क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जितना आप टैली के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, जितने काम आप करेंगे अलग अलग लोगों के, तो आपका नॉलेज उतना ही इंक्रीज होगा, उतनी ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि देखिए, कोई भी जो आपको बताएगा वो आपको टैली का कैसे आपको यूज करना है ये बताएगा, अकाउंटिंग क्या होती है ये बताएगा, लेकिन आपको उसे किस तरीके से यूज करना है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और ज्यादा फास्ट काम कर सके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझ रहे हैं। अब देखिए, जैसे लॉक, ताले, तो मैंने यहाँ लॉक का एक ग्रुप बनाया, लॉक्स लिख देते हैं, प्राइमरी, ठीक है। अब लॉक्स के अंदर ब्रांड आती है, कई तरह के ब्रांड आते हैं, लिंक आता है, गोदरेज आता है, उसी तरीके से कई तरह के ब्रांड आते हैं। अब मैंने क्या किया, गोदरेज, क्योंकि लॉक के अंदर है ये, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से बना दिया। अब इसमें भी क्या है कि गोदरेज का अगर मैं कई तरह का सामान बेच रहा हूँ, जैसे गोदरेज का फ्रिज भी बेच रहा हूँ, टीवी बेच रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पर ना गोदरेज टाइप नहीं करूंगा, मैं गोदरेज लॉक टाइप करूंगा, ताकि मुझे फिर जब दूसरा आइटम बनाऊं तो, क्योंकि टैली में एक ही नाम को बार बार आप यूज नहीं कर सकते, डुप्लीकेट का एरर आएगा आपको। तो इसीलिए आप कुछ ऐसा नाम रखें जिससे कि अगर आपको रिपीट वो नेम यूज करना है तो आप यूज कर पाए। गोदरेज लॉक मैंने कर दिया, ठीक है। अब लिंक लॉक,
अब देखिए इसके अंदर कितनी मतलब वैरायटी होगी। अब यहाँ पर लिंक लॉक हो गया। अब यहाँ पर लिंक लॉक के अंदर एक सीरीज चलती है अटूट। अब ये भी मैं ग्रुप के अंदर ही ले रहा हूं। देखिए अभी मैंने लॉक का मेन ग्रुप बनाया, फिर सब ग्रुप बनाया लिंक का या गोदरेज का। अब मैं ये जो सब दूसरा सब ग्रुप बना रहा हूं अटूट का, ये आएगा लिंक के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि लिंक के अंदर आ रहा है तो क्या ये लॉक के अंदर आएगा? आप देखिए लिंक किसके अंदर था? लॉक्स के अंदर था। तो जाहिर सी बात है अटूट भी लॉक्स के अंदर चला जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हैं या लिंक लॉक के नीचे ब्रैकेट में आपको लॉक्स लिखा हुआ है। तो आपको इसे उस ग्रुप में रखना है जिसका ये आइटम है। जैसे लिंक का है तो लिंक में डाल दीजिए, क्योंकि लिंक तो ऑलरेडी लॉक्स के अंदर है ही। यहां पर अब आप देख सकते हैं कि तीन चीजें मैंने बनाई, एक ग्रुप बनाया, फिर एक सब ग्रुप बनाया, एक फिर उसके बाद मैंने एक सब ग्रुप बनाया। अब आइए कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अब इसमें कैटेगरी क्या है? अटूट। अब यहां पर क्या है, पहले मैंने इसे मेन में रहने दिया। अब यहां पर क्या किया, 55 नंबर अटूट। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बनाया। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम करें, किस तरीके से आप बना सकते हैं। कैटेगरी क्या होती है वो मैं आपको एक बार बेसिकली समझा देता हूं, और ग्रुप क्या होता है फिर से मैं आपको समझा देता हूं इजी वे में। जो भी कंपनी का ब्रांड नेम है वो आपका ग्रुप हो सकता है, या जिस सामान को आप बेच रहे हैं वो आपका ग्रुप नेम हो सकता है। अगर मानकर चलिए आप फ्रिज बेच रहे हैं तो फ्रिज के अंदर अलग अलग ब्रांड्स के फ्रिज हो सकते हैं, तो फ्रिज आपका ग्रुप होगा। या अगर आप एक कंपनी का फ्रिज बेचते हैं तो कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो आपका ग्रुप होगा। समझ गए? अब कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी ये होती है, जैसे फ्रिज की बात करें तो 10 केजी का है, 5 केजी का है। एसी की बात करें तो 1 टन की है, 1.5 टन की है। ये साइजेस, जैसे जूतों में या कपड़ों में साइजेस होती है, वैसे ही यहाँ पर ये इनकी एक तरीके से जो साइजेस ही आप बोल सकते हैं कि ये साइज हो गई इन प्रोडक्ट्स की, वो आपकी कैटेगरी के अंदर आती है। इसके बाद आता है हमारा यूनिट। यूनिट में हम इसे काउंट किस में करेंगे? जो भी हमारे पास सामान है उसे काउंट कैसे करेंगे? किसी भी चीज को हम पीस में, केजी में, दर्जन में, बॉक्स में, इस तरीके से काउंट करते हैं, तो यूनिट उसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर जैसे यूनिट आप चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं। स्टॉक आइटम बनाते वक्त आप चाहें तो कैटेगरी भी बना सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं, यूनिट भी बना सकते हैं, गोडाउन भी, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। वहां बनाते वक्त भी आप सारी चीजें बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर जैसे मान कर चलिए एक यूनिट में बनाता हूँ पीस का, तो सिंबल में इसका छोटा नाम लिखेंगे, यानी शॉर्ट नेम लिखेंगे PCS। पूरा नाम भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मल नेम छोड़ भी सकते हैं, और अगर लिखना है तो फिर यहां पर जो नाम लिखेंगे वो सेम नहीं होना चाहिए जो आपने सिंबल में टाइप किया है। इसीलिए लोग सिंबल में छोटा लिखते हैं, फॉर्मल में पूरा लिखते हैं। और अगर आप सिंबल में मानकर चलिए पूरा नाम लिखते हैं तो फॉर्मल में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। और क्योंकि फ्रेंड्स जीएसटी अगर आपकी एप्लीकेबल होगी टैली के अंदर, अगर आप जीएसटी में काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी आएगा, यूनिट क्वांटिटी कोड, जिसे हम यूक्यूसी कोड बोलते हैं। आपको यहाँ पर जो आपने ऊपर सिंबल डाला है या जो आपने फॉर्मल नेम डाला है उसी के अनुसार आपको यूक्यूसी लेना होगा। जैसे पीस का पीसेज आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको लेना पड़ेगा। अगर आप टैली में जीएसटी को डिसेबल करके काम करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। और यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इस केस में आपका 0 ही रहेगा। ये आपको केजी वगैरह के केस में यूज आता है। जैसे मानकर चलिए केजी में कोई सामान आप लाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसे केजी में ही बेचेंगे, ग्राम में भी बेच सकते हैं। तो 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होता है, तो वहां पर जो डेसिमल प्लेस होता है ग्राम में वो 3 होता है। जैसे ही वो चौथा मतलब डिजिट आता है वो केजी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 999 जब तक होता है वो ग्राम कहलाता है। जैसे ही उसमें 1000 हो जाता है वो केजी कहलाता है। तो यहाँ पर हम जब अगर मानकर चलिए केजी की यूनिट बना रहे होते तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 3 डालते, तो उससे क्या है कि सेल करते वक्त या परचेज करते वक्त हम चाहते तो उसे ग्राम में परचेज या सेल कर सकते थे। लेकिन जो चीज हमारी पीस में आती है उसे हम तोड़ के तो बेचेंगे नहीं, या टुकड़ों में तो बेचेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का कोई यूज नहीं है। अब हम एक स्टॉक आइटम बनाते हैं सिंपल, और यहीं पर मैं दिखाऊंगा कि अगर आपको सारी चीजें बनानी है, मतलब ग्रुप्स वगैरह यहीं रहते रहते बनाना है, तो कैसे बनाना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, नोट्स, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस तभी आते हैं जब आप F12 कॉन्फ़िग में जाकर ऑप्शंस को यस या नो करते हैं। ये याद रखिएगा कि कहीं भी आप जाइए, चाहे किसी वाउचर में जाइए या किसी आइटम को बनाते वक्त या किसी लेजर को बनाते वक्त, अगर कोई ऑप्शंस आपको कम दिख रहे हैं या ज्यादा दिख रहे हैं तो आप उसे यस या नो करना चाहते हैं, मतलब हटाना चाहते हैं या लाना चाहते हैं,
तो आप F12 कॉन्फ़िग में जाकर अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। ये सेटिंग्स होती है टैली की, ठीक है। फीचर और कॉन्फ़िगर में अंतर होता है। फीचर का मतलब होता है वो फीचर जो फीचर आप टैली के अंदर चाहते हैं, और कॉन्फ़िगर का मतलब होता है वैसे सेटिंग्स जो आप जिस समय जो काम कर रहे हैं उस टाइम पर वो चाहते हैं। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। अब यहां पर मानकर चलिए, सपोज कीजिए मैं लिख रहा हूं जीन्स फ्लाइंग मशीन, ठीक है। फ्लाइंग मशीन की जीन्स है 32 नंबर, इस तरीके से मैंने लिख दिया, 32 इंच, सॉरी। इसके बाद ये सारी चीजें क्या है कि डिस्क्रिप्शन, अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन वो डाल सकते हैं, नोट्स कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जैसे अगर मानकर चलिए अब मैं आइसक्रीम का बना रहा होता, तो उसमें लिखते हैं ना कि इसे ठंडी प्लेस में रखें, कोल्ड प्लेस में इसे रखें, ये सारी चीजें अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऐसे इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुप। चाहे तो हम ग्रुप नहीं भी बना सकते, प्राइमरी भी रहने दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि बहुत से लोग ग्रुप्स या कैटेगरी का यूज नहीं करते हैं, प्राइमरी रहने देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं बनाना तो आप बना सकते हैं। आप जीन्स का यहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका जीन्स का ग्रुप बन गया। अब कैटेगरी, कैटेगरी में क्या होगा, कैटेगरी में जाहिर सी बात है 32 इंच की जीन्स है तो 32 इंच होगा। ये ऑलरेडी एग्जिट है, मतलब पहले ही से मैंने एग्जिस्ट करके रखा हुआ है, तो 32 इंच मैंने ले लिया। फिर यहाँ पीसेस का जो मैंने बना रखा था वो आप देखिए पीसेस का आ रहा है, जो मैंने अभी यूनिट बनाया था। लेकिन अगर आपको बनाना है, नया यूनिट बनाना है, तो आप क्रिएट करेंगे यहाँ से, कुछ भी बना सकते हैं। मानकर चलिए मैं इसे पीस में नहीं, नोज में काउंट करता हूँ, नंबर्स में काउंट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर नंबर्स का बना दूंगा, ठीक है। इस ऑप्शन को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, जो फालतू के ऑप्शन हैं जो अभी मुझे आपको बताने नहीं है, वो आगे हम सीखेंगे, इसीलिए अभी मैं उन सारे ऑप्शंस को डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपने टैली के अंदर जीएसटी को एप्लीकेबल करके रखा है, आप जीएसटी में काम कर रहे हैं, तो जीएसटी एप्लीकेबल इस तरीके से एप्लीकेबल होगा। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप अपना एचएसएन कोड डालेंगे, प्रोडक्ट का जो भी आपको बिल में एचएसएन कोड रिफ्लेक्ट हो रहा है, परचेज बिल में, या जो भी आपको बताया गया है पार्टी के द्वारा। अगर आपका डिस्क्रिप्शन है उस प्रोडक्ट का, जैसे एचएसएन कोड का डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो डाल सकते हैं। ऐसे लोग नहीं डालते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो नाम नेम में टाइप करते हैं वही यहाँ पर टाइप कर देते हैं, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, इस फील्ड को स्किप भी कर सकते हैं। इज नॉन जीएसटी गुड्स, अगर पेट्रोल वगैरह सेल करते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, क्योंकि वो जीएसटी के अंदर नहीं आता है, अदरवाइज इस ऑप्शन को नो ही रहने देंगे। इसके बाद ऑन वैल्यू और ऑन आइटम रेट, इसमें क्या मतलब फर्क है। ऑन वैल्यू का मतलब होता है कोई ऐसा आइटम जो आप जिस भी रेट में बेचें, 100 रुपए में बेचें या 1000 रुपए में बेचें, आपका एक ही जीएसटी रेट लगेगा, तो ऑन वैल्यू रहने देते हैं। लेकिन जैसे गारमेंट, शूज वगैरह में क्या होता है कि आपका जैसे जैसे उसका वैल्यू बदलता है, जीएसटी रेट भी बदलता है। जैसे मानकर चलिए 1000 तक कोई भी आप गारमेंट्स बेचते हैं, तो उसके ऊपर 5% जीएसटी रेट लगता है। उससे ऊपर जैसे ही आप उसी प्रोडक्ट को बेचते हैं 1000 से ऊपर, तो वहां पर 12% जीएसटी रेट लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर वैसा कोई प्रोडक्ट है, जैसे अभी मेरा तो जीन्स है तो ये गारमेंट्स में ही है, तो ऑन आइटम रेट लेना है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू सेट करनी है 0 to 1000, 5%, ठीक। टैली में फिर जब आप सेल करेंगे ना, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको वहां कुछ भी नहीं करना है। 1000 से ऊपर जितना भी बेचें 12%। अगर यहाँ पर भी लिमिट होती कि 1000 से 5000 तक 12%, और 5000 से ऊपर होने पर फिर कुछ और होता, तो यहाँ पर हम लिमिट लगाते थे 5000 की, ठीक है। लेकिन गारमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि 1000 के ऊपर कहाँ तक मतलब 12% है, वो अनलिमिटेड तक 12% है। तो आपका 12% इस तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है। ये हो गया। लेकिन अगर मानकर चलिए ऐसा आइटम होता जिसमें मतलब चाहे आप जितने में बेचें जीएसटी रेट सेम ही रहने वाला है, तो ऑन वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब आपका ये गुड्स टैक्सेबल है तो टैक्सेबल लेंगे, नील रेट में है तो नील रेटेड लेंगे, एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट लेंगे, ठीक है। ये तीन में से कोई एक ही होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, यहाँ पर ये सारे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, अगर ना दिखें या कम दिखें, तो आप F12 कॉन्फ़िग में जाकर अपने अनुसार यहाँ पर ऑप्शंस को यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से ऑप्शंस रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जीएसटी में काम नहीं कर रहे हैं, यानी जीएसटी की अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं,
या ऐसे बंदे की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्या है, ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं आएंगे और ना फिल करने की जरूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पर मान लीजिए मैंने टैक्सेबल ले लिया, इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, ये कब होगा? मानकर चलिए कुछ ऐसा आइटम है जिसे जब आप बेच रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लगाना है, जो आपसे खरीद रहा है उसे टैक्स जमा करना है आरसीएम के बेसिस पर, तब ये ऑप्शन यस होगा। जैसे काजू वगैरह, इस केस में क्या होता है, जो खरीदता है रिवर्स चार्ज उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, बेचने वाले को टैक्स नहीं देनी पड़ती है, सामने वाला जो खरीद रहा है उसे गवर्नमेंट को अपने से इनवॉइस जनरेट करके टैक्स देनी पड़ती है। तो उस टाइम पर अगर आप वैसा कोई आइटम सेल कर रहे हैं जहां पर आपको टैक्स नहीं देनी है, तब आप यस करेंगे, अदरवाइज आपको यस करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो ये ऑप्शन आपका है ये नो ही रहेगा। बेसिकली कुछ ऐसे आइटम या सर्विसेज होती हैं जिनके ऊपर जो आपने टैक्स दे रखी है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, किसी सेक्शन के तहत आप उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे अगर वैसा कोई आइटम का आप लेजर या स्टॉक आइटम बना रहे हैं तो, अदरवाइज ये ऑप्शन नो ही रहने वाला है। इसके बाद जो ये यहाँ पर आपको 0% दिख रहा है, यहाँ पर आपको डालना है जीएसटी रेट। जो आइटम आप बना रहे हैं, जिस आइटम का स्टॉक आप बना रहे हैं उसके ऊपर जो भी जीएसटी रेट एप्लीकेबल है वो आपको डालना है। मानकर चलिए इसके ऊपर 18% है, ये ऐसे है तो नहीं लेकिन 18% मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स में 18 डाला, यहाँ नीचे सीजीएसटी और एसजीएसटी में अपने आप 9% हो गया। क्यों? अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, जब आप अपने स्टेट के अंदर सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगती है। अगर आप परचेज करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगती है। जब आप अपने स्टेट के अंदर सेल करते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आप कलेक्ट करते हैं, और यूनियन टेरिटरी में एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी होती है, ठीक है। लेकिन जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल या परचेस करते हैं तो उस केस में आईजीएसटी आ जाती है, जिसे हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। और अगर मैं सीजीएसटी की बात करूं तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, एसजीएसटी की बात करूं तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पर 18% डालेंगे ये ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा, 9% में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आईजीएसटी पूरा लगता है, यानी जो आइटम है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो भी जीएसटी रेट बता रखा है, आईजीएसटी पूरा उसी रेट से लगता है। लेकिन जब सीजीएसटी और एसजीएसटी की हम बात करते हैं तो जो भी जीएसटी रेट होता है उसका हाफ ऑफ वो लगता है, ठीक है। जैसे अगर मानकर चलिए आपने अपने स्टेट से बाहर कुछ सामान सेल किया, मानकर चलिए उसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो आप बिल में लिखेंगे आईजीएसटी 18% और जो भी टैक्स बनेगी टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर वो आप लगा देंगे। लेकिन जब वही गुड्स आप अपनी स्टेट के अंदर बेचेंगे तो वहां पर क्या है कि 18% अगर जीएसटी आइटम के ऊपर तो 9% सीजीएसटी लगेगी, 9% एसजीएसटी लगेगी, ये नियम है, ठीक है। इसके बाद किसी आइटम के ऊपर अगर सेस एप्लीकेबल है, जैसे तंबाकू वगैरह के ऊपर है, तो वो जो भी परसेंट है वो आप डालेंगे, अदरवाइज ये नॉर्मली सभी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होती, इसीलिए ये जीरो रहता है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में आप गुड्स लेंगे, अगर आप गुड्स में डील करते हैं, अगर सर्विस में डील करते हैं तो सर्विस लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स आपको यही सारी चीजें स्टॉक आइटम मतलब क्रिएट करते वक्त फिल करनी होती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता तो आपके सामने कौन कौन से मतलब ऑप्शंस नहीं आती। ये जो तीन ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना स्टेचुरी डिटेल्स में, ये तीनों ऑप्शन आपके पास नहीं आते, तो आपको इसे फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन का अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो। और ये जो एमआरपी है, ये आप चाहे तो फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसे चाहे तो डिसेबल भी कर सकते हैं, F12 कॉन्फ़िग में जाकर आप इस ऑप्शन को बंद भी कर सकते हैं। अगर आप इसे फिल करना चाहते हैं तो यस करें, यस करने के बाद आप इन दोनों ऑप्शंस को यस कर भी सकते हैं, नो भी रहने दे सकते हैं। यस करने का क्या मतलब है, ये जो ऊपर के दो ऑप्शंस हैं, इसका मतलब है कि जो आप एमआरपी डाल रहे हैं उसे आप जब एंट्री करेंगे सेल की या परचेज की तो वहां पर चेंज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप इसे यस करें, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे नो रहने दें। और ये बाकी तो है, कंसीडर एमआरपी फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी रेट इन स्लैब रेट, यस रहेगा, मतलब कि स्लैब रेट के अनुसार उससे कैलकुलेशन करेगा जीएसटी, ये कहना चाह रहा है। तो आप यस रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, अदरवाइज कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर जो भी एमआरपी है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इस ऑप्शन को नो कर रहा हूँ। एमआरपी के बारे में जब हम बात करेंगे आगे की वीडियो में तब हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ आपको हिंट दे दी कि इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर आपको फिलहाल ऐसे कोई क्वांटिटी रेट वगैरह नहीं डालना है, लेकिन अगर आपका मान कर चलिए जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जब आपने अकाउंटिंग स्टार्ट की, उससे पहले का आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उस केस में
यहाँ पर डालना होता है, उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक जब भी डालना होता है ना, इसी जगह पे आके डालना होता है। जब आप स्टॉक बनाते हैं उसी जगह पे आपको आकर डालना होता है। तो कौन सा ओपनिंग स्टॉक डालना है? जो आइटम आप बना रहे हैं उसी की क्वांटिटी डालनी है। ऐसा नहीं कि मानकर चलिए मेरे पास 100 पीस कोई सामान पड़ा हुआ है, तो उसमें 10 पीस कुछ है, 10 पीस कुछ है, तो सबका लाके इसी में डाल दिया, वैसे नहीं। जो आप आइटम बना रहे हैं वो कितनी पीस में पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पर डालना है, उसका रेट डालना है। तो रेट कैसे डालेंगे? या तो जिस रेट में आपने परचेज किया वो डाल देंगे, या अभी का जो रेट चल रहा है, करंट रेट चल रहा है, वो डाल देंगे, या अगर एवरेज रेट है आपके पास तो एवरेज रेट डाल देंगे। जो आपके केस में आपको रिलीवेंट लगे वो आप डाल सकते हैं। मानकर चलिए यहाँ पर मैं 10 पीस डालता हूँ, 100 रुपए डालता हूँ, तो यहाँ वैल्यू अपने आप आ जाएगी 1000 रुपए। ये क्या हुआ कि काम शुरू करने से पहले मेरे पास कोई स्टॉक है तो डालूंगा, अदरवाइज अगर कुछ नहीं है तो जीरो रहेगा, यहाँ पर कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो स्टॉक आइटम कैसे बनाना है ये आपने समझ लिया होगा फ्रेंड्स। और भी जो इसके ऑप्शंस हैं वो धीरे धीरे हम आने वाली अपनी वीडियोस में बात करेंगे कि किस ऑप्शन का क्या यूज होता है।